का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। दोस्तों, नॉबी व्लॉग्स में लेकर आए हैं एक नई दास्तान। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। एक लीजेंड गायक कलाकार जिनकी आवाज में है फरिश्तों सी कशिश और जिनकी आवाज बनी हर अभिनेता का अंदाज, सुरों के बेताज बादशाह, हिंदुस्तान की धड़कन, नाम ही काफी है, शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी साहब। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। दोस्तों, रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। रफी साहब के पिता का नाम हाजी अली और उनकी माता जी का नाम अल्लाह रखी था। इनके कुल 8 भाई बहन थे। और दोस्तों, रफी साहब के बचपन का नाम फीको था। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। रफी साहब के बचपन का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जब रफी साहब को अनजाने में ही संगीत की प्रारंभिक शिक्षा आशीर्वाद के रूप में मिल गई थी। रफी साहब जब 6-7 बरस के थे तब उनके गांव में एक फकीर चिमटा बजाते गाते उनके घर के पास से निकला करता था। नन्हा फीको उनके साथ गुनगुनाते हुए उनके पीछे हो लिया करते थे। और जब फकीर पूरे गांव का चक्कर लगाकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठते और गाते तो नन्हा फीको भी उनके साथ वहां बैठकर गाता। इस अभ्यास ने नन्हे फीको की आवाज को निखार दिया। बचपन से ही गांव के लोग नन्हे रफी साहब को रोक रोक कर उनसे गाना सुनते। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। मगर रफ़ी साहब के पिताजी को गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए रफ़ी साहब ने कभी भी अपने पिताजी के सामने गाना नहीं गाया। धीरे धीरे जब परिवार को पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलचस्पी गाने में है तो पहले तो बहुत मुखालफत हुई, मगर उनके बड़े भाई मोहम्मद दीन की वजह से उन्हें विधिवत संगीत की शिक्षा पाने का अवसर मिला। सन 1935 में रफ़ी साहब का पूरा परिवार लाहौर आ बसा। रफ़ी साहब उस समय के मशहूर गायक अभिनेता कुंदनलाल सहगल जी के बड़े दीवाने थे। तभी उनके बड़े भाई मोहम्मद दीन साहब को पता चला कि के.एल. सहगल साहब लाहौर आकाशवाणी में एक कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और शाम को वहीं एक जलसे में भाग लेंगे और एक गीत प्रस्तुत करेंगे। बड़े भाई साहब रफ़ी साहब को लेकर वहां पहुंच गए और वहां भी एक घटना हुई, या कहें कि रफ़ी साहब की किस्मत, ऐन वक्त पर वहां लाइट चली गई और बिना माइक के सहगल साहब ने गाना गाने को मना कर दिया। भीड़ शोर मचाने लगी। तब मोहम्मद दीन साहब ने ऑर्गेनाइजर से कहा, जब तक लाइट नहीं आती है मेरे भाई का गाना सुन लीजिए, वो बहुत अच्छा गाता है। कुछ लोग वहां जानने वाले भी थे और इस तरह से बात तय हो गई और मौका मिला मोहम्मद रफ़ी साहब को के.एल. सहगल साहब के सामने गाना गाने का। और जैसे ही गाना शुरू हुआ दोस्तों, भीड़ का शोर तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गया। सब बड़े प्रभावित हुए और के.एल. सहगल साहब ने तो उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि एक दिन तुम बहुत बड़े गायक बनोगे। वहाँ उसी समय में मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर जी भी मौजूद थे और श्याम सुंदर जी ने उन्हें बाकायदा अपनी एक पंजाबी फिल्म में गाना गाने का ऑफर भी दे डाला। फिल्म का नाम था गुल बलोच। और इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला फिल्मी गाना जीनत बेगम जी के साथ रिकॉर्ड हुआ, सोनियेनी हीरियेनी, और ये फिल्म रिलीज हुई 1944 में। लेकिन इस समय कौन जानता था कि इस लड़के के गाने एक दिन हिंदुस्तान भर में पूरे दिन बजा करेंगे। उसके बाद इसी तरह के एक कार्यक्रम में मशहूर फनकार नज़ीर और स्वर्णलता जी की नज़र भी रफ़ी साहब पर पड़ी और उन्होंने फिल्म लैला मजनू के गीत गाने का ऑफर दे दिया। और इस तरह से नज़ीर साहब मजनू की आवाज़ बने मोहम्मद रफ़ी साहब। फिल्म लैला मजनू 1945 में रिलीज हुई। दोस्तों, इसी दौरान रफ़ी साहब का निकाह हो गया था बशीरा बीवी जी से लाहौर में ही। अब तक रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मद दीन साहब
और उनके मित्र अब्दुल हमीद समझ चुके थे कि मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा हीरा है जिसकी असली चमक मुंबई फिल्म नगरी में ही निखरेगी। घर में बात हुई और थोड़ी हील उज्जत के बाद उन्हें इजाज़त मिल गई और इस तरह से 1944 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने मुंबई में अपना पहला कदम रखा। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और भिंडी बाजार में एक किराए के कमरे में रहने लगे। मुंबई में रफ़ी साहब का शुरुआती दौर संघर्षमय रहा। रफ़ी साहब हमीद भाई के साथ मुंबई चले तो आए थे, मगर मंजिल अभी दूर। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करें। बहरहाल काम के लिए लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ। तभी उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर जी से हुई। वही श्याम सुंदर जी जिन्होंने पहली बार लाहौर में उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म में एक गाने का मौका दिया था और यहाँ भी मौका उन्होंने ही दिया। महान गायक GM दुर्रानी जी के साथ रफ़ी साहब का गाने रिकॉर्ड हुए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, वो लेके पहला पहला प्यार। इधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। इसी बीच मोहम्मद रफ़ी साहब की मुलाकात हुई नौशाद साहब से, जिनके साथ रफ़ी साहब ने बतौर कोरस सिंगर का काम किया। पर नौशाद साहब जानते थे कि एक दिन ये लड़का बड़ा काम करेगा और हुआ भी वही। और आगे जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के मुख्य गायक बने। यही नहीं, इसी समय में कई गानों में रफ़ी साहब खुद अभिनय करते हुए भी नजर आए, जिनमें से एक फिल्म थी लैला मजनू। अभी रफ़ी साहब का सफ़र शुरू ही हुआ था कि विभाजन की तलवार ने सबका दिल तोड़ दिया। भारत का बंटवारा हुआ और बहुत लोग पाकिस्तान चले गए, मगर रफ़ी साहब ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। मगर उनकी पत्नी बशीरा बेगम के माता पिता विभाजन के दंगों में मारे गए तो उन्होंने लाहौर नहीं छोड़ने का फैसला किया और अपने बेटे के साथ लाहौर में ही बस गईं। बाकी सारा परिवार मुंबई रफ़ी साहब के पास चला आया, लिहाजा दूरियां बन गईं। यहाँ रफ़ी साहब पहले तो अपने काम में बहुत मसरूफ़ रहे, मगर उसके बाद परिवार के जोर देने पर उनकी शादी हुई बिल्किस बानो से और उनसे उन्हें भरा पूरा परिवार मिला। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। रफ़ी साहब का सफ़र आगे बढ़ रहा था। हर बड़े हीरो की आवाज़ बने, चाहे दिलीप कुमार जी हों या देवानंद साहब, राजेंद्र कुमार जी हों या शम्मी कपूर साहब। हर बड़ा संगीतकार इन्हीं के साथ काम करना चाहता था। नौशाद साहब हों या SD बर्मन साहब, शंकर जयकिशन जी हों या रोशन साहब। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से कि हालत बदल गई। गा चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल
गया तो मेरा क्या कसूर है। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। ये रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। इस बीच एक विवाद हुआ लता जी और रफ़ी साहब के बीच। लता जी का कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, मगर रफ़ी साहब मुख्तलिफ राय रखते थे और इस वजह से कुछ बरसों तक दोनों ने साथ में गाने नहीं गाए। मगर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ शुभ चिंतकों ने उन्हें फिर मिलवाया और विवाद खत्म हुआ। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। रफ़ी साहब ना सिर्फ बड़े बड़े हीरोज की आवाज़ बने, बल्कि कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। यूं तो रफ़ी साहब में कोई ऐब नहीं था, न शराब न सिगरेट, मगर कुछ आदतें ऐसी थीं जिनके कारण रफ़ी साहब बहुत मशहूर थे, जैसे पतंग उड़ाना, बैडमिंटन खेलना, लजीज खाने के वो बड़े शौकीन रहे और बॉक्सिंग का खेल देखना भी उन्हें बहुत पसंद था। उनके फेवरेट बॉक्सर थे मोहम्मद अली। रफ़ी साहब थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, ज़्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं करते थे। घर से काम और काम से सीधा घर, अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे। कभी बच्चे जिद पड़ते और फिल्म दिखाने ले भी जाते तो 15 मिनट बाद हॉल में घुसते और 15 मिनट पहले निकल आते, ताकि लोग उन्हें पहचान कर हॉल की व्यवस्था ना बिगाड़ दें। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दिन रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन भी वो चाहते थे कि रिकॉर्डिंग कर लें, जबकि उनकी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी। कलकत्ता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनका टाइम बर्बाद हो, लिहाजा रिहर्सल शुरू हुई। तबीयत बिगड़ने लगी, हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर होनी को जो मंजूर था, 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया और मोहम्मद रफ़ी साहब, संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह, हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मगर आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में रफ़ी साहब की यादें अमर हैं। धन्यवाद। बिछड़े सभी बारी बारी, जाने के मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं।